स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की मैथ्स का मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है 22-23 सेशन का। तो इसका हमने सेक्शन ए कर लिया था, तो आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो उसको। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 20 का। तो देखिए सेक्शन बी में 17 क्वेश्चन। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर, देखिए पी कोऑर्डिनेट है आपको 2-3 गिवन है एंड क्यू -6-5। आपको फाइंड करना है एब्सिस ऑफ पी माइनस एब्सिस ऑफ क्यू। तो देखिए कोई भी कोऑर्डिनेट में, जैसे पी आपको दिया हुआ है 2-3, तो ये जो इसका एक्स पॉइंट होता है और ये वाई पॉइंट होता है। एक्स पॉइंट को हम कहते हैं एब्सिसा। एक्स पॉइंट क्या होता है? एब्सिसा। और ये जो वाई पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर पी कोऑर्डिनेट है पूरा, तो इसका ये जो होता है एक्स पॉइंट है इसको एब्सिसा कहेंगे और इसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे। सेम ऐसी क्यू का पॉइंट क्या है? -6-5। तो एब्सिसा क्या है इसका? -6 एंड ऑर्डिनेट कितना है? 5। समझ आ गया? अब आपको फाइंड क्या करना है? एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू। तो देखिए एब्सिसा ऑफ पी का एब्सिसा मतलब एक्स, तो कितना है इसमें? 2 माइनस एज इट इज ये वाला। उसके बाद एब्सिसा ऑफ क्यू फाइंड, क्यू भी लिखना है। एब्सिसा ऑफ क्यू देखिए ये कितना है? -6। तो ये माइनस तो फॉर्मूले का, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस है जिसे हम ब्रैकेट में लगा लेंगे। अब 2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। मल्टीप्लाई में ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 2। अब 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8। तो ध्यान रखना है आपको, एब्सिसा बोला है ना दोनों का, तो इसका एब्सिसा 2 है एंड इसका एब्सिसा -6 है, और यहाँ एक ऑलरेडी माइनस था इसलिए यहाँ 2 माइनस आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। तो देखिए आपको पॉलिनोमियल को हमने क्लासीफाई करा होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल जब सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल जब पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स होती है, ट्राइनोमियल जब 3 टर्म्स होती है। तो आपको बाइनोमियल बोला है ना, तो आपको क्या करना है? 2 टर्म वाला एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो 2 टर्म अगर बनानी है तो मान लीजिए मैं एक एक्स ले लेती हूँ और एक कांस्टेंट नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, इसको आप प्लस या माइनस में शो करना। ठीक है, प्लस भी लिख सकते हो माइनस भी, तो ये 2 टर्म्स मानी जाएंगी। अब किसी भी, ये आपका 1 वेरिएबल वाला बाइनोमियल बनाया आपने, तो ये जो भी वेरिएबल होगा ना इसके ऊपर आपको कितनी डिग्री दिखानी है? 20। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल दिया। बाइनोमियल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स है, प्लस में है ना, तो ये 1 टर्म है और ये 1 टर्म है, 2 टर्म है। और वेरिएबल में हमें क्या करनी है? ये पावर दिखानी है। यहाँ भी आप जरूरी नहीं वेरिएबल लिख सकते हो, वाई बी एक्स बी। जैसे मैं अगर दूसरा बनाऊँ इसका एग्जाम्पल, तो मान लीजिए एक्स ले लिया मैंने और 5 एक कॉन्स्टेंट, इसके साथ मैंने वेरिएबल भी ले लिया एक्स। बट इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल पे मुझे पावर 20 दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप कैसा भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं इसके आगे आप कोई कॉफिशिएंट भी ले सकते हो। तो हमें पहले तो 2 टर्म्स दिखानी है, प्लस या माइनस, प्लस भी लग सकता है यहाँ पे, माइनस भी लग सकता है। और एक किसी भी वेरिएबल पे हमें 20 पावर भी दिखानी है। ठीक है, बाकी चाहे आप इस पे एक्स लिखिए या पावर 20 की बजाय 10 भी ले सकते हैं, मतलब एक पे 20 दिखानी पड़ेगी। तो ये हमने बाइनोमियल भी बना लिया, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, अपने आप भी कोई सा भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 7 की पावर 0 + 5 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 0। तो ये आपको पता होगा जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 19, 7 की पावर 0, 5 की पावर 0 एंड 2 की पावर 0। तो देखिए 7 की पावर 0 का मतलब 7 नहीं होता भाई, बच्चे कई बार इसे मिस्टेक करते हैं। तो 7 की पावर 0, जब भी किसी भी नंबर पे 0 पावर होती है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, क्योंकि 7 तो तब होता ना जब 7 के ऊपर कितनी पावर होती? 1, तभी तो 7 होता उसका आंसर। बट यहाँ पे क्या है? 7 की पावर 0, तो वो आंसर 7 नहीं होगा, वो 1 होगा। ऐसी 5 की पावर भी 0 है, तो जब भी किसी पे भी पावर 0 होगी तो आंसर आपको 1 ही लिखना है।
ठीक है। SE2 पे भी 0 है तो 1 लिखना है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 + 1 तो ऊपर तो 2 आ जाएगा एंड नीचे 1 है। अब नीचे वाला 1 आप डिनोमिनेटर का चाहे तो हटा सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका 2। तो इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, 7 की पावर 0 को 7 लिख के आ जाते हैं, जबकि 7 की पावर 1 होता है 7। तो जब भी किसी भी नंबर पे 0 पावर होगी तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व कर लीजिए, प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आंसर 2 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। ये पॉलिनोमियल गिवन है आपको किसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके पास 2 - x² + x³। तो आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है इसमें, ठीक है। तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये x³ वाली टर्म है। आपको एक्स स्क्वायर का पूछा है ना, तो आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देखिए। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है। अब इसके आगे देखिए क्या नंबर है, एक्स स्क्वायर को अगर मैं हटा दूं तो इसके आगे क्या नंबर है, यहाँ कुछ नहीं है तो यानी 1 है। तो ये 1 है ना, तो यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होगा या जो भी होगा तो वो इसका कोफिशिएंट होगा। तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का -1। अगर x³ का पूछते तो इसके आगे क्या होता, +1, ठीक है। और अगर कांस्टेंट टर्म पूछते तो क्या होता, आंसर 2, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले नंबर टर्म को देखेंगे और उसके आगे जो भी नंबर होगा, ठीक है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर होता हमारा 2 - 3x² y + x³। तो अगर इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछते तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये है ना। अब ये हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला तो एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए, तो जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो इस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है आप वो वाली टर्म पहले ढूंढेंगे, ये मिल गई। अब इसमें एक्स स्क्वायर का पूछे तो एक्स स्क्वायर को हटा के जो बचता है वो आपका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है इसका एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे अगर मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखी तो ये क्या थी मेरे पास, -x² है ना, ये 3 टर्म थी इसके अंदर। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये पूरी है। अब इसको मैं एक्स स्क्वायर को हटा दूंगी तो क्या बचा, -1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1। तो ये कोफिशिएंट आपको समझ आ गया होगा। x³ का पूछेंगे तो 1 और अगर कांस्टेंट टर्म पूछेंगे तो 2 होगी, जिसके पास कोई x नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया था जब हमने सेक्शन ए किया था, तो उसको आप चेक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो सबको पता है क्या होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग वाला, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। तो रिकरिंग वाला जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, इसको मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है। तो आप चेक कर लेना उस वीडियो को। तो अगर मैंने एक रेशनल नंबर लिया, मान लो रेशनल नंबर 2 लिया है मैंने, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो या तो कंप्लीट नंबर्स होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं या होल नंबर्स होते हैं, ये सब के रेशनल होते हैं। इंटीजर्स जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इसके अलावा p/q वाले नंबर भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 से एंड तक। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 से एंड तक। इंटीजर्स हमारे नंबर लाइन पे जो भी नंबर हमें दिख रहे हैं, 0 -1 -2, ये इनफाइनाइट यहाँ भी होंगे और इस साइड भी प्लस वाले +2। तो ये जो नंबर हमें नंबर लाइन में दिखते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो सारे इंटीजर्स भी क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर बनाते हैं। इसके अलावा p/q वाले, जिसमें q जो होगा वो कैसा होना चाहिए, 2 की पावर फॉर्म में होना चाहिए या फिर 5 की पावर, 2 के साथ 5 की पावर भी आनी चाहिए। तो ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में होंगे, डिनोमिनेटर जिसके इस प्राइम फैक्टर्स में होंगे, उनको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे। तो जब डिनोमिनेटर के फैक्टर प्राइम फैक्टर ऐसे हो, 2 की पावर और 5 की पावर में हो, दोनों में हो, एक सिर्फ ये नहीं होगा 2 का पावर, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसे में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग वाला कैसा होगा, जिसमें 1.35, अब दोबारा से 35, तो मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म नहीं होगा बट सेम रिपीटेड होगा, इसलिए बार लग सकता है। तो ये होते हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये भी रेशनल होते हैं। तो ये सारे रेशनल है, ठीक है। तो रेशनल में मैंने आपको क्या बताया, कोई नेचुरल नंबर भी ले सकते हो 2। और इरेशनल क्या होंगे, जो ना कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं। तो इरेशनल को हम
एग्जाम्पल बोले तो √2, √3, देखिए इनका ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो इनकी एक कंप्लीट वैल्यू नहीं आती है। ऐसे ही पाई जो है ये रेशनल नंबर होता है, ठीक है। √7 देखिए रूट से बाहर नहीं आएगा, बट अगर हम √25 की बात करें तो वो तो रूट से बाहर आ जाएगा ना 5, तो इट मीन्स 5 क्या एक रेशनल नंबर है। तो ये आपको समझ आ गया रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं। इरेशनल का दूसरा नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो अगर मैंने एक रेशनल नंबर लिया 2 और उसके साथ मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया मान लो √2, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लस या माइनस करूँ तो इसका जो आंसर मिलेगा, देखिए 2 कभी भी √2 के साथ प्लस नहीं होगा, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 2√2, गलत हो जाएगा, वो तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2√2 प्लस। ये देखिए प्लस क्योंकि या माइनस हमेशा लाइक टर्म्स होती है, तो 2 विदाउट रूट वाली टर्म है और ये रूट वाली है, तो यानी इसका आंसर कभी भी पूरा सॉल्व नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये जो एक रेशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस आएगा वो कैसा होगा, वो इरेशनल ही होता है, ठीक है। तो चाहे आप एक रेशनल और एक इरेशनल को प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो आंसर आपका कैसा आएगा, इरेशनल ही आएगा, ठीक है। लेकिन पहले आप उसे सिंप्लीफाई कर लेना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले आप उस जो भी आपका स्क्वायर रूट वाला टर्म होगा उसे आप प्राइम फैक्टर करके पेयरिंग कर लेना। अगर वो रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है और एक नंबर है जो रूट से बाहर है, तो उनका जो सम या डिफरेंस होगा या मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा वो इरेशनल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सम और डिफरेंस एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कैसा होगा, वो इरेशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया है और उसका जीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल कर देना, ठीक है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये तो सिंपल ही है क्वेश्चन, पॉलिनोमियल दिया आपको 4x - पाई और इसका आपको जीरो बोला है, तो इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दीजिए। अब यहाँ से x कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो 4x यहीं रहेगा, ये नंबर है ना, पाई एक नंबर होता है, तो पाई को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब x निकालना है आपको, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू π/4, ये x की वैल्यू π/4 रखने से ये किसके बराबर आ रहा है, जीरो के, तो इसलिए x क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो ज़ीरो निकालना था तो x की वैल्यू ही निकालनी है हमें, π/4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, AB अगर QR के इक्वल है, BC RP के इक्वल है और CA PQ के इक्वल है, तो आपको पूछा ABC और QRP कॉन्ग्रेंट है। यस कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि देखिए अगर मेरे को ABC और ट्रायंगल QRP में देखना है, ठीक है, तो देखिए AB किसके इक्वल होना चाहिए, QR के, अगर ये कॉन्ग्रेंट है ना, तो इन्होंने बोला है AB QR के। अब कॉरेस्पॉन्डिंग में अगर मैं BC निकालना चाहती हूँ तो BC किसके इक्वल हो जाएगी, RP के, है ना, ये इसकी लास्ट की 2 वर्टेक्स लिए तो इसके भी लास्ट के 2 लेंगे, तो AB तो QR के हो गया, BC किसके हो गया, RP के, और तीसरे AC लिया है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, QP, तभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बनेंगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला ये कॉन्ग्रेंट है, अगर ये कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का मतलब सेम साइज होना है, सेम शेप होती है, जब दो भी शेप्स की सेम शेप हो, सर्कल है तो सर्कल ही होना चाहिए, सेम रेडियस होना चाहिए, तो कॉन्ग्रेंट माना जाएगा। ट्राइंगल है, दूसरा वाला भी ट्राइंगल है, तो शेप भी सेम हो और साइज़ भी सेम हो, मतलब ट्राइंगल की अगर तीनों साइड है उसके तीनों साइडों के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ गए, इसका A भी लिया है तो इसका A और B लिया है ना, तो इसका QR लेना पड़ेगा, इसका BC लिया है तो इसका RP लेना पड़ेगा, इसका AC लिया है तो इसका QP लेना पड़ेगा, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। तो मैंने क्राइटेरिया बताए थे, कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंसी करते, अगर कॉन्ग्रेंसी का मतलब सबको समझ आ गया कि साइज़ भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए, तो उसे कॉन्ग्रेंट कहते हैं। तो कॉन्ग्रेंसी के ये क्राइटेरिया होते हैं, या तो साइड्स इक्वल हो सारी साइड, या साइड एंगल, दो साइड के बीच के एंगल इक्वल हो, या दो एंगल्स के बीच की साइड अगर इस वाले ट्रायंगल की इसके इक्वल होती है, या फिर राइट एंड RHS यानी एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो ये 4 क्राइटेरिया है कोई भी ट्रायंगल का, अगर ये वाला तीनों साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल है, या साइड एंगल है, या एंगल साइड एंगल है, RHS है, तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो आपको तो साइड्स दी है ना, ये वाली भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो अगर तीनों साइड इस ट्राइंगल की इसके इक्वल है तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, साइड वाला, ये वाला। तो क्योंकि यहाँ ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो यानी कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है कौन से क्राइटेरिया से, साइड से, ठीक है। यहाँ भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो साइड क्राइटेरिया यूज़ होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेक वेदर द पॉइंट ऑफ द फॉर्म
a माइनस ए, क्या ये इस लाइन पे लाई करेगा? तो ये x पॉइंट होता है, ये y पॉइंट होता है, तो सबको पता है ना, जो आगे होता है वो x होता है और जो यहाँ होता है वो y होता है। तो इस पॉइंट को मैं इसमें रखूँगी लेफ्ट हैंड साइड में और आंसर देखूँगी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि अगर आ रहा होगा तो ये पॉइंट लाई करेगा। तो क्वेश्चन देखिए, पॉइंट है आपके पास a माइनस ए और लाइन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो मैं पहले इसे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूँगी, x के प्लेस में a प्लस y के प्लेस में माइनस ए। अब आपको पता है a और वही नंबर अगर प्लस में और वही नंबर अगर माइनस में है तो उनका सम हमेशा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो देखिए ये भी 0 और ये भी 0। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है इक्वेशन में, तो यस ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। तो आप यस लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से इजी है क्वेश्चन। आपको ये डायग्राम बना रखा है कोऑर्डिनेट प्लेन का और आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे है। तो देखिए सिंपल है, पी के कोऑर्डिनेट पूछे है ना, तो पी कोऑर्डिनेट कैसे बनता है? या एक उसका एक्स पॉइंट होता है, पी कोऑर्डिनेट में क्या होगा? एक एक्स पॉइंट होगा, एक वाई पॉइंट होगा। अब आपको पता है कि एक्स पॉइंट आगे होता है तो एक्स, तो ये है ना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस में पहले ढूंढेंगे। देखिए ये वाला यहाँ पे किस नंबर पे आ रहा है? एक्स, पहले एक्स वाला लिखेंगे बाद में वाई वाला। तो ये एक्स एक्सिस है ना, तो पी पॉइंट में एक्स पॉइंट कितना है? -2, ठीक है। और वाई पॉइंट कितना है? देखिए वाई पॉइंट कितना है? 4। तो यानी कि पी के कोऑर्डिनेट एक्स पे तो कितने हैं? -2 और वाई पे कितना है? 4। ये समझ आ गया? पी का ये एक्स पे कितना आ रहा है ये, और वाई पे कितना आ रहा है? हमेशा पहले एक्स वाला लिखेंगे बाद में वाई वाला, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है? ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल में मैंने ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था जब हमने सेक्शन ए किया था। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, तो जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है और एक लाइन काट के जाएंगी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो अगर ये नाम है इनके एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर 1 का पेयर में बनाऊँ 5 के साथ, देखिए लाइन के ऊपर तो लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर तो लाइन के सेम साइड पे अगर पेयर बना रहे हैं, ये लाइन के ऊपर तो ये भी 2 का 6 के साथ पेयर, 4 का 8 के साथ, ये लाइन के नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो इस टाइप के एंगल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर आप क्रॉस करके पेयर बना रहे हैं तो लाइन के अंदर वाले अलग बनेंगे, 4 का 6 के साथ, 3 का 5 के साथ, ये भी इक्वल होते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। और लाइन के अगर ऊपर बना रहे क्रॉस करके 1 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, तो ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर। इसके अलावा अगर लाइन के अंदर आप सेम साइड पे बना रहे हैं, जैसे ये लाइन है ना, इसके अंदर ये सेम साइड वाले ले रहे हैं, तो इनका सम 180 होता है, इसे कहते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये इसके साथ, ये इसके साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, ये सेम साइड में बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। वो अल्टरनेट जो होते हैं वो लाइन के अंदर भी क्रॉस करके बनते हैं और लाइन के बाहर भी क्रॉस करके बनते हैं, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर। और जब लाइन के अंदर मैं सेम साइड वाले एंगल लूँगी तो वो प्लस में होते हैं और उनका सम 180 होता है। तो ये कोई भी पैरेलल लाइन में ये प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई तो यहाँ पे देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इन दोनों में, ये तो लाइन के अंदर और सेम साइड पे है ना, तो लाइन के अंदर सेम साइड पे को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 को अगर हम देखें तो को इंटीरियर हम लिखेंगे LM के पैरेलल है। तो देखिए ये अगर लाइन के अंदर दोनों सेम साइड में एंगल है तो ये x + 70 कितना हो जाएगा? 180। और इसका हम लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इसका जो रीज़न देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो x निकाल लीजिए, 180 - 70, तो ये कितना आ जाएगा? 110। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी, कौन से एंगल कैसे इक्वल होते हैं, कौन से पेयर कॉरस्पॉन्डिंग बनाते हैं, कौन से पेयर अल्टरनेट इंटीरियर बनाएंगे, कौन से पेयर अल्टरनेट एक्सटीरियर बनाएंगे, और को इंटीरियर लाइन के अंदर होते हैं सेम साइड पे, तो उनका सम 180 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, द ग्राफ ऑफ x = a इज़ अ स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होगा किसकी। तो देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। मान लीजिए x एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए वैसे तो इसके पॉइंट 1 2 3 लिखते हैं ना, बट अगर मैंने 1 इस पॉइंट को a मान लिया, ठीक है, या 1 ही मान लिया, चलो। अगर मुझे x = 2 का ग्राफ बनाना है तो x = 2 का ग्राफ x के 2 से होता हुआ जाता है, ठीक है।
एक्स इक्वल टू 2 दिया है ना, तो लाइन कहाँ से जाएगी, एक्स के 2 पॉइंट से होते हुए जाएगी। तो ये एक्स इक्वल टू 2 दिया है, तो ये लाइन जो आई इसका जो हमारा ग्राफ आया, ये देखिए किसके पैरेलल आ रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो जब भी एक्स सम वैल्यू दिया है, एक्स सम वैल्यू मतलब ए दिया है, तो वो ग्राफ इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा इस वाई एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल। तो जब एक्स इक्वल टू ए दिया होता है तो वो जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू किसके होगा, वाई एक्सिस के, ठीक है। और अगर मान लीजिए y इक्वल टू मान लीजिए 3 दिया होता, तो y एक्सिस तो ये होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो y एक्सिस में क्या होता है, ये देखिए 1 2 3, ये y के पॉइंट्स है ना, ये x के पॉइंट है। तो y इक्वल टू 3 है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो y की तरफ, y के 3 से होता हुआ जाएगा। ये y का 3 है ना, तो y के 3 से होता हुआ जाएगा। तो ये y इक्वल टू 3 का ग्राफ है। अब y इक्वल टू 3 अगर दिया है तो वो किसके पैरेलल जाएगा, एक्स एक्सिस के। तो जब y इक्वल टू सम नंबर a दिया होता है या माइनस a दिया होता है, चाहे प्लस a दिया हो चाहे माइनस, तो पैरेलल किसके होगा, जब x दिया है सम नंबर प्लस माइनस तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर y सम नंबर प्लस माइनस a दिया हुआ है तो वो किसके पैरेलल होता है, x एक्सिस के। ये तो आपको समझ ही आ गया होगा डायग्राम देख के। तो यहाँ आपको x इक्वल टू a दिया था ना, तो x इक्वल टू a जब भी दिया होगा तो वो पैरेलल किसके होना चाहिए, y एक्सिस के। तो ये सबको समझ आ गया होगा, ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के, ठीक है। तो वाई एक्सिस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए एक पॉइंट अगर आपको गिवन है तो एक लाइन यहाँ से चली गई, इसी पॉइंट से होते हुए एक लाइन ऐसे जा सकती है, इसी पॉइंट से होते हुए एक लाइन ऐसे जा सकती है। तो ऐसे तो बहुत सारी लाइन बन सकती है ना, इनफाइनाइट लाइन्स बन सकती है। तो सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स बन सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट लाइंस। बट अगर पूछ लिया जाता 2 पॉइंट से कितनी लाइन बनती है, तो 2 पॉइंट से एट ए टाइम सिर्फ एक ही लाइन बनती है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स है तो 1 लाइन बनती है, और सिंगल पॉइंट है तो इनफाइनाइट लाइंस बनती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ सिंगल पॉइंट की बात पूछी है तो इनफाइनाइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रू फॉल्स पूछा है, 2 लाइंस में इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स। 2 लाइंस जो होती है इंटरसेक्ट करेगी, देखिए 2 लाइंस को अगर मैं इंटरसेक्ट करूँ, एक लाइन ये है और एक लाइन और है, तो 2 लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगी। तो 2 लाइंस इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करती है, 2 पॉइंट्स पे, फॉल्स है ये, ठीक है। सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 2 लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे फॉल्स है। तो लिख लेना 2 लाइंस इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करेगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही होगा ना इनका, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। और 1 पॉइंट से लाइन कितनी जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। और 2 पॉइंट से लाइन कितनी जाएगी, सिंगल। बट 2 लाइन से पॉइंट कितने आएंगे इंटरसेक्टिंग, सिर्फ 1 आएगा। अ सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट। देखिए सेगमेंट किसे कहते हैं, सेगमेंट तो जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं उसी को तो कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो सेगमेंट में या लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। 1 एंड पॉइंट है, अगर 1 एंड पॉइंट होता तो 1 एंड पॉइंट का मतलब लाइन सेगमेंट नहीं होता। अगर 1 ही एंड पॉइंट और एक साइड से एरो है तो उसको रे कहते हैं, ठीक है। तो रे में 1 एंड पॉइंट होता है। और अगर 2 नो एंड पॉइंट्स है, नो एंड पॉइंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखना। सेगमेंट कब कहते हैं, जब 2 एंड पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। रे कब कहते हैं, जब 1 एंड पॉइंट होता है। और जब कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, सिर्फ एरो होते हैं, तो लाइन होती है। तो आपको तो सिर्फ सेगमेंट में पूछा है ना, तो सेगमेंट पे 2 एंड पॉइंट होते हैं। इन्होंने बोला सेगमेंट में 1 एंड पॉइंट होते हैं, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल हुज मेजर 32। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है व्हेन सम ऑफ 2 एंगल्स, वन सम ऑफ 2 एंगल्स 180 डिग्री आर 180 डिग्री, ठीक है। सॉरी 180 नहीं, 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बनाते हैं वो, दे फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर आपको एक एंगल कितना दिया हुआ है 32 डिग्री, तो मान लीजिए दूसरा एंगल क्या है x, और इनका टोटल कितना आना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे तो 90 होना चाहिए। तो सेकेंड एंगल कैसे निकल जाएगा, 90 में से फर्स्ट एंगल को माइनस करके।
58 डिग्री। ठीक है, तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो फर्स्ट एंगल को 90 में से माइनस कर दीजिए तो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। और अगर सप्लीमेंट्री निकालना होता तो इसमें हो जाता 1 सम ऑफ 2 एंगल 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री के लिए आप 90 में से माइनस नहीं करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ तो आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिर्फ 90 में से इसको माइनस कर दीजिए। सप्लीमेंट निकालना होता तो 180 में से माइनस करेंगे जो भी एंगल आपको दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट है तो 90 में से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू पी आर के इक्वल है। तो आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो पता होगी कि अगर दो साइड इक्वल है ट्रायंगल में पी क्यू आर में, क्या गिवन है, पी क्यू पी आर के इक्वल है। पी क्यू ये साइड है और पी आर ये साइड है, तो ये साइड इसके इक्वल है ना पी क्यू पी आर के। तो देखिए एंगल कौन से इक्वल होंगे, जो इनके अपोजिट एंगल, इन दो साइडों के अपोजिट कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, इस लाइन में ये वाला एंगल और इस लाइन में ये वाला एंगल। और वैसे भी आप ऐसे देख लेना, पी क्यू और पी आर में कॉमन तो पी है ना, तो पी को हटा दीजिए तो कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यू और आर। तो जब भी दो साइडें इक्वल हो तो जो कॉमन पॉइंट है वो हटा दीजिए, तो जो बचा हुआ है वो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जब अपोजिट साइड इक्वल दी होती है तो एंगल इक्वल होते हैं, और ऐसे अगर एंगल इक्वल है तो आप अपोजिट साइड बना सकते हैं। यस, इसका अपोजिट करेंगे ना, क्यू और आर लिख दीजिए, और कौन सा पॉइंट नहीं आया, पी, तो दोनों में पी आ जाएगा, है ना। तो इसको देख के आप साइड इक्वल कर सकते हैं या साइड्स को देख के आप एंगल इक्वल कर सकते हैं। अब देखिए आपको एंगल क्यू तो ऑलरेडी गिवन है ना 65, तो एंगल क्यू तो 65 दिया है तो आर ही तो निकालने को बोला है। तो एंगल क्यू अगर 65 है तो एंगल आर भी तो उसके इक्वल ही है, तो एंगल आर कितना आ जाएगा 65। तो यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन है, एंगल क्यू दिया ही हुआ था और एंगल क्यू आर के इक्वल है क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी कितना आ जाएगा 65। बट कई बार इस क्वेश्चन में ना ये ना निकाल के ये निकालना होता है, तो आपको पता है ये 65 ये भी 65 क्योंकि आपस में इक्वल हो गए, तो ये 65 ये भी 65। तो ये तीसरा एंगल आप कैसे निकाल लेंगे, इसको x मान लीजिए, तो 65 प्लस x इक्वल टू 180, तो x आ जाएगा आपका 180 में से 65 यानी कि 130 को माइनस करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल दे रखा है, q 65 है और q किसके इक्वल है, r के, तो r भी कितना आ जाएगा 65। बट जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये इक्वल एंगल नहीं निकालना होता, आपको ये जो थर्ड एंगल है वो निकालना होता है। ठीक है, तो वो समझ आ गया होगा, ये 65 एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए तो ये वाला भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32, ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ई एफ डी के, और आपको बोला है पी क्यू आर की कौन सी साइड है जो ई डी के इक्वल होगी। तो पहले तो हम देखते हैं ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रेंट है। तो ये क्वेश्चन 31 था, अब 32 क्वेश्चन करते हैं। तो 32 क्वेश्चन में आपको बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ई एफ डी के। तो पहले आप ट्राइंगल बना लीजिए पी क्यू आर और एक बनाना है ई एफ डी। ठीक है, आपको पी क्यू आर बोला है ना, पी क्यू आर, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है पी क्यू आर को तो इसको भी ऐसे लिखिए ई एफ डी। ठीक है, इसको पी क्यू आर को आपने ऐसे लिखा है ना, तो ई एफ डी को भी ऐसे लिखिए ई एफ डी। अब देखिए पी क्यू अगर ये साइड ले रही है तो इसकी ये वाली लेनी पड़ेगी, ऐसे इसकी क्यू आर ली है तो इसकी एफ डी लेनी पड़ेगी, और इसकी पी आर ली है तो इसकी ई डी लेनी पड़ेगी, तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो इसकी पी क्यू के साथ देखिए ई एफ इक्वल है, अगर इसकी क्यू आर ली है तो इसकी एफ डी लेनी पड़ेगी, और अगर इसकी पी आर ली है तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी, ई डी, तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी। तो देखिए अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है ना तो ये वाली साइड इक्वल होंगी कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमें किसके बारे में पूछा है, ईडी के बारे में पूछा है, पी क्यू आर की कौन सी साइड है जो ईडी के इक्वल है। तो देखिए ईडी किसके इक्वल है, पी आर के ना, तो आंसर क्या होगा पी आर, तो पी आर आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। अब सेक्शन सी और डी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट इसका सेक्शन सी और डी का होगा।